इस एपिसोड की शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर गुआन का सेक्रेटरी उसे खबर देता है कि राजा साहब बुसान जाते जाते अचानक सियोल की तरफ वापस लौट रहे हैं। ये सुनकर गुआन को हैरानी होती है और सच्चाई का पता लगाने के लिए ही वो वहाँ पर आई थी। लेकिन टाई उल को किंग के साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है, पर किसी तरह खुद पर काबू पाते हुए वो नकली खुशी दिखाती हुई टाई उल की तरफ हाथ बढ़ाती है। टाई उल भी अपने इमोशंस को छुपाते हुए कह देती है कि वो उसकी फैन है, कुछ दिनों के लिए कोरिया आई है और जल्द ही वापस चली जाएगी। अब प्राइम मिनिस्टर गुआन अपनी ऑफिस में जाकर ड्रिंक लेते हुए मन ही मन सोचती है कि वो तो हमेशा किंग को खुश करने के लिए हंसती थी, लेकिन किंग एक मामूली लड़की के लिए हंस रहा था। उसे टाई उल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में किंग और टाई उल किंग के प्राइवेट जेट से वापस राजधानी बुसान लौट रहे होते हैं, जहां टाई उल को देखकर किंग की सेक्रेटरी उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है, जिस पर किंग हंसते हुए जवाब देता है कि हाँ, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर गुआन को दिखाया जाता है, जिसे अचानक एक फोन कॉल आता है और वो तुरंत अपने सेक्रेटरी को NSC यानी राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल की मीटिंग बुलाने को कहती है और अगले दिन के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करने को कहती है। अगले ही सीन में हम किंग और टाई उल दोनों को महल के किचन में देखते हैं, जहां टाई उल के लिए अपने हाथों से किंग खाना बना रहा था। वो काम करते हुए उस गद्दार किम ली के बारे में भी बताता है, जिसने उसके पिता की हत्या की थी और उसे भी मारने वाला था। उसके पंजों के निशान किंग के गले में अब भी मौजूद थे। ये सब सुनकर टाई उल थोड़ी इमोशनल हो जाती है, पर साथ ही उसे अपना ID कार्ड मांगती है ताकि अपनी दुनिया में वापस लौट सके, जिस पर किंग कहता है कि वो उसको ID कार्ड नहीं लौटाएगा और न यहाँ से जाने देगा। नेक्स्ट सीन में कोंगशिन सर्दी से बचने के लिए अपने पैरों में चप्पल पहनता है और तभी चप्पल पर लिखे हुए शब्द को पढ़कर उस पास्ट को याद करने लगता है, जब कॉलेज के समय में एक दिन कुछ बदमाश स्टूडेंट्स मिलकर उसकी पिटाई कर रहे थे। तभी टाई उल वहाँ से गुजरती है। उसे पिटता हुआ देखकर पुलिस को फोन करके बुला लेती है। इसके बाद उन सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है और उसी वक्त टाई उल कोंगशिन को एक जोड़ी चप्पल देते हुए उसे उस एड्रेस पर आने के लिए कहती है। अब प्रेजेंट में उन्हीं चप्पलों को देखकर टाई उल की बहुत याद आने लगी है। नेक्स्ट सीन में जोयोंग टाई उल का फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की ऑफिसर को बुलाता है और ठीक उसी वक्त ऑफिसर और जोयांग दोनों के फोन में मैसेज आता है कि प्राइम मिनिस्टर गुआन ने NSC की इमरजेंसी मीटिंग रखी है, जिसके लिए उन्हें जाना होगा। इधर किंग टाई उल के लिए खाना सर्व करता है और उसका ID कार्ड भी लौटा देता है, जिसे देखकर टाई उल को विश्वास नहीं होता कि ये कार्ड किंग के पास 25 सालों से था। तब किंग कहता है कि ये कार्ड जिसके पास से मुझे मिला उसे मैं कभी न कभी ढूंढ लूंगा। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक जोयोंग वहाँ पहुँच जाता है और किंग को प्राइम मिनिस्टर गुआन की इमरजेंसी मीटिंग के बारे में बताता है, जिसे सुनकर किंग टाई उल से कहता है कि मैं तुम्हें कल भेजने वाला था, पर अब शायद आज रात को ही भेजना पड़े। नेक्स्ट सीन में टीवी पर न्यूज दिखाया जाता है कि कुछ जापानी जहाज कोरिया साम्राज्य की सीमा के अंदर घुसे हैं, जिसके कारण प्राइम मिनिस्टर ने NSC की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उधर प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग करते दिखाया जाता है, जहाँ सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स सलाह देते हैं कि जापान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए हमें उनके पीछे हटने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहती है कि इंतजार करने का समय नहीं है, अब हमें सीधा उन पर अटैक करना पड़ेगा, तभी ये अपनी हरकतों से बाज आएंगे। इसके बाद वो परमिशन के लिए किंग को कॉल लगाती है, जो ये कहता है कि मुझे आप पर ट्रस्ट है कि आप देश के हित में सही फैसला लेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अटैक करने से पहले हमें उन्हें कड़ी चेतावनी देनी चाहिए। इस पर भी अगर वो पीछे नहीं हटते हैं तो हमें बेशक उन पर अटैक करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को उनका सुझाव अच्छा लगता है और वो जापान के जहाजों को चेतावनी भेजने का आदेश देती है। साथ ही अटैक के लिए अपनी नौसेना को तैयार रहने के लिए भी बोलती है। इधर किंग भी युद्ध में जाने के लिए तैयार होता है और साथ में टाई उल भी अपनी दुनिया में वापस जाने को तैयार खड़ी थी। दोनों एक दूसरे से फिर मिलने का वादा करके अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। टाई उल घर आकर अपने पापा से लिपट जाती है और बिना बताए गायब होने के लिए माफी भी मांगती है, लेकिन उसके पापा ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है। उल्टा वो किंग के घोड़े के अचानक गायब होने से परेशान थे। तब टाई उल समझ जाती है कि वो उससे मजाक कर रहे हैं। बाप बेटी के इस प्यारी नोक झोंक के बाद सीन शिफ्ट होकर शहर की गलियों में चला जाता है, जहाँ कोंगशिन, जानवी और टाई उल मिलकर एक अपराधी को पकड़ने में बिजी होते हैं। यानी उसकी लाइफ अब पहले जैसी
सी चलने लगी थी। नेक्स्ट सीन में किंग अपनी नेवी के साथ जहाज पर सवार जंग के लिए तैयार थे। उनकी सेना उन्हें सल्यूट करती है और जहाज पर देश के साथ साथ राज परिवार का झंडा भी फहरा दिया जाता है। इसके बाद किंग अपनी जहाज को दोनों तरफ से आगे बढ़ने का ऑर्डर देते हैं ताकि दुश्मन की जहाजों को अच्छी तरह से घेर सके। उधर जापानी सेना को जब कोरिया साम्राज्य की तरफ से घेरबंदी की खबर लगती है तो उनकी टेंशन बढ़ जाती है और वो अपने हेडक्वार्टर में कॉल लगाकर अपने सीनियर्स को वहाँ की सारी सिचुएशन बताते हैं, जिस पर उन्हें आगे बढ़ने का आदेश मिलता है और इस तरह दोनों सेनाएं काफी क्लोज आ जाती है। ये सब देखकर कैबिनेट मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर गुआन से कहते हैं कि उन्होंने गलत फैसला लेकर राजा साहब की जान को खतरे में डाल दिया है, जिससे वो टेंशन में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दाई माँ भी राजा साहब की सलामती के साथ युद्ध से लौटने के लिए प्रार्थना करने लगती है। सब तरफ टेंशन का माहौल था। कोरिया साम्राज्य की ओर से अभी भी जापान को चेतावनी दी जा रही थी कि वो अपने जहाज पीछे कर ले, पर वो लोग एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में राजा साहब एक अहम फैसला लेते हुए अपने कैप्टन जोयोंग और कमांडर लिन पिंग को ऑर्डर देते हैं कि फिलहाल आप लोग मेरी सुरक्षा भूलकर सिर्फ और सिर्फ देश की सुरक्षा में जुट जाइए। अपनी रक्षा मैं खुद कर लूंगा और देश पर आंच नहीं आने दूंगा। इसके बाद राजा साहब कमांडर को ऑर्डर देते हैं कि जापानी सेना पर हमला करने से पहले एक बार वार्निंग शॉट्स यानी चेतावनी देने के लिए गोली दागी जाए और कुछ देर इंतजार किया जाए। अगर फिर भी वो लोग नहीं माने तो उन पर हमला कर दिया जाएगा। उनके ऑर्डर से कमांडर भी अग्री करते हैं और जैसे ही कोरिया साम्राज्य की तरफ से तोप दागे जाते हैं, जापानी सेना में हड़कंप मच जाता है। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कोरिया हमला करने में पहल करेगा, इसीलिए घबराकर वो लोग पीछे हटने लगते हैं और फाइनली सुबह के वक्त कोरिया साम्राज्य की सीमा से बाहर चले जाते हैं। उधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में टाई उल खोई खोई से किंग को मिस करती है और यहाँ से सीन पास्ट में चला जाता है, जब अपनी दुनिया में वापस लौटते समय दोनों दुनिया के बीच वाली जमीन पर खड़ी होकर उसने किंग को बताया था वो उनकी दुनिया से फूलों के कुछ बीज खरीद कर लाई थी, जिसे वो उसके सामने ही मिट्टी में बो देती है। ये देखकर किंग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस जगह पर ना तो हवा है, न पानी, न धूप और यहाँ फूल खिलना नामुमकिन है। जिस पर टायोल कहती है कि जब तक हम बीज नहीं बोएंगे तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि फूल उगेंगे या नहीं। इसके साथ ही सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है और वो उन्हीं बीज के कुछ दाने अपने घर के गमले में भी बो देती है। उसे विश्वास था कि भले ही वो बीज दूसरी दुनिया के थे पर उनसे फूल जरूर खिलेंगे। नेक्स्ट सीन में प्राइम मिनिस्टर गुआन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाया जाता है, जहां गुआन कोरिया साम्राज्य के सेना और किंग को धन्यवाद देती है कि उन्होंने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से देश की रक्षा की। नेक्स्ट सीन में किंग अपनी नेवी के साथ जहाज पर सवार जंग के लिए तैयार थे। उनकी सेना उन्हें सल्यूट करती है और जहाज पर देश के साथ साथ राज परिवार का झंडा भी फहरा दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में गुआन अपने ऑफिस में बैठी होती है कि तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि उसके सही फैसलों के कारण देश की जीडीपी में ग्रोथ हुआ है। ये सुनकर वो खुश होती है और तभी उसका असिस्टेंट उसे खबर देता है कि पिछले दिनों में कोई लड़की महल में मेहमान बनकर आई थी, जिसे किंग खुद अपने साथ लेकर आए थे। ये सुनकर उसका मूड फिर से खराब हो जाता है क्योंकि वो टाइल से मिल चुकी थी। वो असिस्टेंट को उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहती है। इधर अपनी दुनिया में टाइल फिर से उसी किम बर्क मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, जो काफी दिनों पहले एक मिस्ट्री बना हुआ था। वो अपने घर आकर कंप्यूटर पर काफी देर तक उस केस से जुड़ी ऑडियो को सुनती है और तभी उसे किंग की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि तुम्हारी दुनिया में नॉर्थ और साउथ कोरिया है और हमारे यहाँ उत्तर और दक्षिण साम्राज्य। और तभी वो ऐसे शॉक्ड हो जाती है जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। नेक्स्ट सीन में किंग अपनी लाइब्रेरी में बैठा होता है कि तभी एक स्टाफ उसे पैकेट में एक बैंड लाकर देता है, जिसे देखकर किंग खुश हो जाता है। दरअसल वो टाइल का था, जिसे किंग अपने हाथों में पहनकर दाई माँ के पास जाता है, जो उसका बिस्तर लगा रही थी। वो राजा साहब की सुरक्षा को लेकर अभी भी चिंता में थी। किंग उन्हें प्यार से समझाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जोयोंग को फॉरेंसिक ऑफिसर का फोन आता है, जो उसे बताता है कि टाइल का फिंगरप्रिंट किसी से भी मैच नहीं हुआ। ये सुनकर जोयोंग को हैरानी होती है। तभी महल के 3 स्टाफ अंदर जा रहे होते हैं, जिन्हें रोककर जोयोंग सिक्योरिटी के लिए सबकी फोटो लेता है। नेक्स्ट सीन में वो टाइल के साथ 3 और लड़कियों की फोटो लेकर जेल में बंद गुंडों के पास जाता है और उससे पूछता है कि जिसकी तलाश है वो इनमें से कौन सी लड़की है। वो गुंडा झट से टाइल की फोटो उठा लेता है और कहता है कि यही है वो लूना जो मेरे पैसे लेकर भागी है। अब जोयोंग और भी परेशान हो जाता है कि ये बंदा उस लड़की पर इल्जाम लगा रहा था, जिसका फिंगरप्रिंट तक कोरिया साम्राज्य के रिकॉर्ड में नहीं था। नेक्स्ट सीन में किंग गोंग अपना पोर्ट्रेट बनवा रहा होता है कि तभी जोयोंग के चेहरे पर परेशानी देखकर वो चित्रकार को अगले दिन आने को कहकर भेज देता है। तभी किंग के हाथ में बने
निशानी निशान को देखकर जोयोंग चौंक जाता है। तब किंग उसे हंसते हुए बताता है कि ये प्यार की निशानी है। नेक्स्ट सीन में किंग से मिलने उसके अंकल प्रिंस ली आते हैं और उन्हें एक लिफाफा देते हुए कहते हैं कि जब मैंने गद्दार ली किम की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था तो मुझे पता चला था कि उसकी मौत गला रेतने से हुई है। लाश की शक्ल बिल्कुल गद्दार ली किम जैसी थी, इसीलिए हमने उसे वही मान लिया था, जबकि अंदर ही अंदर मुझे एहसास हो रहा था कि वो रिपोर्ट गलत है, क्योंकि ली किम एक तगड़ा इंसान था, जबकि ये लाश पैदाइशी पोलियोग्रस्त इंसान की थी। आप कंफ्यूज न हो, इसीलिए मैंने ये बात इतने सालों तक छुपा कर रखी, पर अब मुझे लगता है कि आपको सच्चाई जान लेनी चाहिए। ये सुनकर किंग सोचने लगता है शायद इसीलिए दाई माँ को उसकी इतनी फिक्र रहती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसका दुश्मन जिंदा था। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में काम से लौटकर टाई उल जैसे ही कार पार्क करती है, सॉफ्ट टॉय वाला की रिंग देखकर उसे किंग की याद आ जाती है और तभी उसकी नजर कुछ दूर पर खड़े किंग पर पड़ती है, जो उससे मिलने आया था। उसे देखते ही वो दौड़ती हुई उसके गले से लिपट जाती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।